Hello viewers. So my today's video is on the literature review part 2. I hope you must have watched my first video, that is on literature review, in which I have given the steps of writing an effective literature review. If not, then the link is available on screen and you can have a look on that. Now in that I have narrated 6 steps. 6 steps मैंने बताए थे जिसके द्वारा आप अपना लिटरेचर रिव्यू लिखना शुरू कर सकते हैं. मेरे जो व्यूअर्स हैं और जो मेरे स्कॉलर्स हैं उनके द्वारा मुझे ये समझ में आया कि लिटरेचर रिव्यू के स्टेप्स तो समझ में आ गए, लेकिन लिटरेचर रिव्यू लिखें कैसे, ये बड़ा डिफिकल्ट का टास्क होता है. तो आज जो हमारा वीडियो है उसमें हम एक डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा, जिसमें एक रिसर्च पेपर लिया जाएगा, उस रिसर्च पेपर को किस तरह से पहले हम उस रिसर्च पेपर के जो पॉइंट्स हैं वो एनालाइज करते हैं, हाईलाइट करते हैं और फिर उन्हें लेकर कैसे हम एक लिटरेचर रिव्यू नरेट करते हैं या लिखते हैं उसके बारे में बताया जाएगा. तो जैसा कि मैंने हमेशा कहा, हमारे साथ जब भी आप आएंगे तो एक पेन पेपर साथ में रखेंगे. तो आज हम लोग वर्चुअल बोर्ड पर ये देखेंगे कि किस तरह से हम अपना लिटरेचर रिव्यू के लिए एक पेपर लेते हैं. पेपर डाउनलोडिंग का तरीका मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और कैसे फिर उस पेपर के पॉइंट्स को देखते हैं और उन्हें हम एक टेबल में इनकॉर्पोरेट करते हैं, और फिर कैसे उन सब पॉइंट्स को जोड़कर हम एक लिटरेचर रिव्यू एक पैराग्राफ के फॉर्म में जो लिखते हैं वो कैसे बनाते हैं. तो चलिए चलते हैं वर्चुअल बोर्ड की ओर और समझते हैं कि रिव्यू लिखें कैसे. द 6th स्टेप ऑफ हाउ टू राइट एन इफेक्टिव लिटरेचर रिव्यू. ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन. So चलिए, let's see this paper and then how we are writing the review on this paper. The paper title is The Impact of Training and Development on Employees' Performance and Productivity. A case study of United Bank Limited, Peshawar City, KPK, Pakistan. This is the title of the paper. ये पेपर का टाइटल है और आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है कि ये किस जर्नल में जो है वो पब्लिश हुआ है, किस ईयर में हुआ है, क्या वॉल्यूम नंबर है और इसका ISSN नंबर है. ये जो ऊपर की इंफॉर्मेशन है ये रेफरेंसिंग के लिए यूज होती है. ये जो ऊपर की इंफॉर्मेशन है इसे हम रेफरेंस के लिए यूज करते हैं. तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है और एब्स्ट्रैक्ट में पेपर की समरी होती है, और एब्स्ट्रैक्ट के बाद आप देखेंगे तो ये पूरा पेपर है. इस पेपर में ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, लिमिटेशन है, पर्पस ऑफ द स्टडी है और लिटरेचर रिव्यू भी दिया हुआ है. अब हम पहले ये देखते हैं कि इस पेपर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम किस तरीके से इस टेबल में रिकॉर्ड करेंगे. हम शुरू करते हैं टाइटल ऑफ द रिसर्च पेपर से. आप देख सकते हैं कि टाइटल को हमने टेबल के कॉलम में डाला क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन सा पेपर रिव्यू किया है. So this is the title of the research paper and I have kept it report also. Sometimes we do the report also. We take report training and development on employee performance and productivity. So this is title, and this first thing which you have to take care is the title of the research paper and report. Why I have kept it here report also? क्योंकि कई बार हम किसी रिपोर्ट का भी रिव्यू करते हैं जो कि छोटी होती है, ब्रीफ होती है, तो दैट इज रिपोर्ट इज इम्पोर्टेंट. जब हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ईयर एंड ऑथर्स नेम. नाउ हियर आई हैव पुट इन ऑथर्स. ऑथर एक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 1, 2 और 3, 4 ऑथर्स ने ये पेपर लिखा है. तो ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ ऑथर्स के नाम हम यहाँ पर रिकॉर्ड में डालेंगे. सेकंड कॉलम जो हमारा टेबल का है जहाँ पर हमने ईयर और ऑथर्स नेम डाला है, तो हम यहाँ पर उसको जो है आप देख सकते हैं कि हमने चारों ऑथर्स का नाम यहाँ पर डाला हुआ है. दैट इज, ये आप ऑथर्स का नाम देखिए और फिर आप इसको पेपर्स में भी देख सकते हैं. तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हमने 2 कॉलम्स को अभी तक देखा कि हमने पहले कॉलम में टाइटल डाला और दूसरे कॉलम में ईयर एंड ऑथर्स नेम डाला. अब हम जब नीचे चलते हैं तो देखते हैं कि इस पेपर के ऑब्जेक्टिव्स भी लिखे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स भी मेंशन है. आप ये देख सकते हैं, ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं. इसको आप देखिए, ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसको आप थोड़ा सा जो है और अच्छे से देख सकते हैं. दिस इज रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. तो अब आप देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हमारे यहाँ पर भी मेंशन होते हैं और इन ऑब्जेक्टिव्स को हमने लिखा है. ये हमें कैसे हेल्प करते हैं कि जब हम अपने ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते हैं और जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स लिए जा रहे हैं. तो ऑब्जेक्टिव्स हमको हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं ये आइडेंटिफाई करने में कि स्कॉलर जो भी रिसर्च पेपर बनाया गया है उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखा गया है. तो आप देख सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्टिव्स आप देखिए यहाँ से हम उसको
अभी लिख सकते हैं। इसको हम आगे लिखेंगे कैसे ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी के लिए हमने ऑब्जेक्टिव्स को सेम इस टेबल में कॉपी कर लिया है, लिख लिया है। अब हम जब आगे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें रिसर्च मैथडोलॉजी को भी बताना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि इस पेपर में रिसर्च मैथडोलॉजी को लिखा गया है और इसके आधार पर हमने भी अपनी मैथडोलॉजी को छोटा सा बनाया है। आप इधर देखिए कि रिसर्च मैथडोलॉजी ये बनी हुई है और यहाँ पर भी हमने रिसर्च मैथडोलॉजी को लिया है, जिसमें हम इसको रिसर्च डिजाइन, टूल्स, टेक्निक्स, अलग अलग नामों से भी हम कई बार पेपर में लिखते हैं। बट बेसिकली ये जो कॉलम होता है वो ये बताता है कि ये रिसर्च की कैसे गई है, डेटा कलेक्शन कैसे किया गया, प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, ये सारी चीजें भी बताई गई हैं। इस पेपर में बहुत बढ़िया तरीके से थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी दिखाया गया है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि इस फ्रेमवर्क को आपको दिखाना होता है, तो आप देखिए कि इस पेपर में किस तरह से उन्होंने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को दिखाया है और ये कहा है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो 2 पैरामीटर्स को उन्होंने मेनली लिया है कि वो प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को किस तरह से सपोर्ट करता है या बढ़ाता है, ये उनको चेक करना है। और साथ ही में उन्होंने और भी पैरामीटर्स को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिया हुआ है, लेकिन ये उनका स्टडी है। हम जब इसको अपने पास लेंगे तो हम यहाँ पर डेटा कलेक्शन की बात करते हैं और हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि उन्होंने डेटा कलेक्शन में कौन सा डेटा लिया है, दैट इज प्राइमरी डेटा दे हैव टेकन, देन कितना सैंपल साइज है एंड which tool they have used. So definitely they have applied correlation in their research paper and they have used SPSS tool, जो कि आजकल बहुत फेमस टूल हो गया है, बहुत ही फ्रीक्वेंट जो यूज हो रहा है टूल, उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो वो टूल उन्होंने हाईलाइट किया। हमें समरी लिखनी है, इसीलिए हम यहाँ पर छोटी छोटी बातें यहाँ पर लिखते चले जा रहे हैं। अगर आप फाइंडिंग्स में आते हैं तो फाइंडिंग्स हम बहुत ज्यादा बड़ी यहाँ नहीं लिख पाते हैं क्योंकि हम रिव्यू लिख रहे हैं। फाइंडिंग्स जब हम बात करेंगे तो फाइंडिंग्स ऑफ द पेपर मतलब व्हाट दे हैव फाउंड आउट। सो डेफिनेटली दे हैव फाउंड दैट देयर वाज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। नाउ व्हाट आर द वेरिएबल्स, यू कैन टेक दीस वेरिएबल्स दे हैव टेकन, और इन पूरे वेरिएबल्स को उनकी रिलेशनशिप उन्होंने निकाली है एंड इट इज सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, दैट मीन्स दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। और उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा लिमिटेशन या गैप, अब ये जो लिमिटेशन और गैप है ये कहीं पर हम जो है कई बार जो हम है पीछे जब हम चलते हैं, देखिए आप पेपर के जो आप देखेंगे स्कोप एंड लिमिटेशन में रिसर्चर कई बार अपनी लिमिटेशन खुद बताता है और ये हमें बतानी ही होती है क्योंकि हम एक बार में कभी भी पूरा रिसर्च कैरी नहीं कर सकते। तो अगर ये स्कोप एंड लिमिटेशन जो आपको दिखता है और जब आप इसको पढ़ते हैं तो इसके आधार पर आप जो है अपनी लिमिटेशन आप भी बता सकते हैं कि ये आपका ऑब्जर्वेशन है और ये कहीं ना कहीं ये जो स्टडी है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है द स्टडी इज लिमिटेड टू दी ऑन द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर्टिकुलरली इन द एरिया ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ये इन्होंने लिमिटेशन लिखी है, लेकिन हो सकता है कि आप इसको नरेट करें दैट स्मॉल सैंपल साइज विद लिमिटेड वेरिएबल्स। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने 27 बैंक्स की बात की है। हम इसको स्मॉल सैंपल साइज इसलिए कह सकते हैं कि हमें लगता है कि इससे ज्यादा का हम जो सैंपल है वो अपनी स्टडी में ले सकते हैं। सो इस तरीके से हम क्या समझते हैं कि जब हम एक रिसर्च पेपर को स्टडी करते हैं तो अगर हम इस तरीके से कॉलमनर मेथड में जाते हैं तो एक बार में जो है आप देख सकते हैं कि एक बार में आप एक पेपर को किस तरह से एक कॉलम के माध्यम से, एक टेबल के माध्यम से एक साथ देख सकते हैं। अगर आप ये व्यू आपको दिख रहा होगा, सो आप देखिए कि टाइटल हमने लिखा, फिर हमने ईयर एंड ऑथर नेम लिखा, फिर हमने ऑब्जेक्टिव की बात की और उसके बाद हमने मेथोडोलॉजी की बात की। यहाँ पर कई बार हमें टूल टेक्निक्स नहीं मिलते हैं, हम अगली बार एक क्वालिटेटिव पेपर को भी लेकर आएंगे। कई बार हमें मेथोडोलॉजी क्लियर नहीं होती है या कई बार हमारा पेपर सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो अब यहाँ पर जब हम मेथोडोलॉजी की बात करते हैं तो हमने देखा कि प्राइमरी डेटा कलेक्ट हुआ है और उसकी फाइंडिंग है कि सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। आप फाइंडिंग को और भी एलॉबरेट कर सकते हैं। हम आगे इसमें देखेंगे कि जब हम पैराग्राफ में इसको लिखते हैं तो वहां हम फाइंडिंग्स को और एलॉबरेट कर सकते हैं। और लिमिटेशन गैप बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो कॉलम है ये आपको आपकी रिसर्च के लिए आपके रास्ते खोलता है। जब इस तरह से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या लेट सपोज हम 15 रिव्यूज करते हैं तो हमारे पास एक पूरा सीक्वेंस बन जाता है लिमिटेशंस का, जो कहीं ना कहीं आपको आपकी रिसर्च के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। हम देखेंगे कि यहाँ पर जब हमने ये एनालिसिस को किया, जब हमने इस तरह से टेबल बनाई और हमने पेपर पढ़ा, तो अब हमें जब रिव्यू लिखना होता है तो हम उसको पैराग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं।
जैसा कि हमने देखा कि हमने रिसर्च पेपर को जब हमने रीड किया, और ऑब्वियसली रीडिंग इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, उसके बाद रीड करने के बाद हमने उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लिया और इस टेबल में हमने उसे फीड किया, और टेबल को में फीड करने के बाद हमने इन पूरे पॉइंटर्स को जोड़कर ये नरेशन बनाया। और अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमने जो है वो लिखा है ऑथर के नाम को, और ऑथर के नाम से लिख के हम एटल भी लिखते हैं, बट यहाँ हमने चारों ऑथर्स के नाम लिखे हैं। सो वी कैन सी दैट now I'm reading it out for you. That is Neelam Tahir, Isran Khan, Yusuf Zai and Dr. Shahid Jain, April 2004, conducted a research with the sole intent to gather analytically driven answer to their query. The impact of, now see this title is here, the impact of training and development on employees' performance and productivity. And full title is here. Now in this we have mentioned that which tool has been used. So you can see self-administered questionnaire had been created so as to gather responses from the 8 shortlisted United Limited banks in the city. Post collection, the responses had been keenly observed with the help of statistical software in order to identify. तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम यहाँ पर हमने जो चीजें लिखी हैं उसको हमने किस तरीके से, आप जब देखेंगे कि ये डेटा कलेक्शन हमने लिखा है तो इसको हमने किस तरह से यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया है। एंड देन हमने यहाँ पर मेंशन किया कि जब हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगाई है तो हमने इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को भी यूज किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेथडोलॉजी which we have taken from this column. And finally, we have given the results. That results of the analysis reveal a significant relationship. Now you can see here also we have mentioned the finding that it has shown the significant relationship between the variables, hence stating that training and development do impart a significant impact on the efficiency of employees. Now, as I told you that we have to elaborate it, we can elaborate this when we are writing the paragraph. And we need not to write the limitations all the time. We can write at the end of our entire literature review as a total sum, and also we can write sometimes in the paragraph the limitation of that paper. I hope the researcher now must have got an idea that how do we start. If we say the step 1 is that you read the paper, which is I'm mentioning here, that first of all you read the paper or report, whatever you are collecting, whatever you are reviewing. Then what you have to do, you have to make a table with points which I have mentioned here, and then you have to write paragraph. The 3 simple steps of writing literature review, that is again I'm repeating the 6th point of my how to write the literature effective literature review. I hope my viewers must have got an insight now, और I hope कि अब आपके पास जो research papers होंगे आप उन्हें जब इस तरीके से लिखेंगे तो आपके लिए writing थोड़ी सी और easy हो जाएगी. And do take the advice of your experts and guides, and do take the suggestions from them to make it more effective and more concrete. Thank you.